हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th फ्लैमिंगो की फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा दूर तक कवर कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ सेकंड पार्ट में हम इस जगह से शुरू करेंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। मैं इन सब के बारे से सोच ही रहा था तो मुझे मेरा नाम सुनाई देता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी पारी थी कि मुझे सुनाना था। वाट वुड आई नॉट हैव बीन गिवन टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विथआउट वन मिस्टेक। एक बार तो मैं सोचा कि मुझे एक ही बार में जो भी पार्टिसिपल थे वो मैं सुना दूँ, वो भी बिना मिस्टेक किए, गलती किए, अच्छे से। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। और मैं जैसे ही बोलना शुरू किया फर्स्ट वर्ड पर ही गलती हो गई और मैं खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, अपने डेस्क को खड़ा होके, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। हार्ट बीट करने लग गया था और काफ़ी डर लग रहा था और मैं ऊपर नहीं देख पा रहा था। आई हेड माई एम हमील से टू मी। मैंने सुना एम हेमल मुझे बोल रहे थे, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, क्योंकि तुम इस वक्त खुद ही बहुत बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब देखो ये एम हमील बोल रहे हैं कि हमेशा तुम अपने आप से कहते रहते थे कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसकी को कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देखो हम कैसे जगह पे पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास। ये बहुत ही दुख की बात है अल्सास के लिए। शी पुट आउट लर्निंग टिल टुमारो, कि हम हर चीज़ को कल पर डिपेंड कर देते हैं पढ़ने के लिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू फ्रेंचमैन। अब देखो तुम कैसे साबित करोगे उनको कि आप एक फ्रेंच पर्सन हो, फ्रेंचमैन हो, क्योंकि आपको नहीं आता है नाइदर स्पीक और राइट यूर ओन लैंग्वेज। जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है वो आपको खुद ही नहीं आता, तो आप फ्रेंच मैन कैसे कहलाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, मगर तुमको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं। वी हैव ऑल द ड्रीड डील्स टू अप्रोच अवर सेल्फ। ये सब के पीछे हमारा भी कारण था कि हम नहीं पढ़ा पाए आप लोगों को। यूअर पेरेंट्स वेयर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके पेरेंट्स आप लोगों को पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मिल। वो तो चाहते थे कि आप किसी फार्म हाउस में या फिर मिल पर काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि मनी आ सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और ये सब के लिए मैं भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हूँ। किस लिए ज़िम्मेदार है कि वो पार्टिसिपल नहीं पढ़ा है। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन स्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन। कई बार वो अपने फ्लावर प्लांट पर पानी डालने के लिए भेज देते थे पढ़ाना छोड़कर। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब मुझे मन नहीं करता था पढ़ाने का तो मैं आप लोगों को हॉलीडे दे देता था, छुट्टी दे देता था, और वो फिशिंग जाना चाहते थे तब। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एम हमील वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और एक चीज़ से दूसरी चीज़ से बात करते करते फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे से बताते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल
लैंग्वेज। तो ये क्या है कि बहुत ही अच्छा और सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, वर्ल्ड की सबसे अच्छी लैंग्वेज बता रहे हैं। और द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे साफ और सबसे अच्छी लॉजिकल वाली लैंग्वेज है ये, तर्कपूर्ण है ना। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ये सबसे हम अपने आप को काफ़ी गार्ड, यानी काफ़ी गुलामी से हम काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है अपने आप को, और हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए। सॉरी, मतलब कि ये सब हमको इस सब की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपना लैंग्वेज नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर अनसेल्फ, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो जब गुलाम हो जाता है व्यक्ति किसी देश का, तो उसकी लैंग्वेज ही उसकी मदद करती है एक दूसरे से कनेक्ट होने का, क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेज जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये अपना ही व्यक्ति है, अपना ही साथी है। जब लैंग्वेज नहीं आएगी तो कैसे साबित करोगे आप कि हम अपने ही कंट्री के फ्रेंच पर्सन ही हैं? ऐसा एम हमिल बताते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। फिर इसके बाद वो एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और हमारा लेसन पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ये सबसे मैं देखा कि मुझे सारी चीज़ें जो ग्रामर पढ़ा रहे थे आज एम हमिल, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही थी। All he said seemed to so easy, I think too, that I had never listened so carefully. तो आज इतना इजी, इतना सरल, इतना अच्छा लग रहा है, जितना कि मुझे लग रहा था कि मैंने ये सब चीज़ पहले ध्यान देकर क्यों नहीं सुनी और क्यों ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पर। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैशन। और इतना अच्छे से उन्होंने कभी आज तक ग्रामर भी नहीं समझाया था जितना आज बता रहे हैं। ये इतना अच्छे से बता रहे हैं कि उनको एक ही बार में हर चीज़ समझ में आ रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। अब वो जाने से पहले क्या चाहते हैं कि सारा चीज़ वो सीख जाएं सभी कोई। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स इट एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सारा ग्रामर उनको याद हो जाए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोग राइटिंग लिखना शुरू करते हैं कुछ। दैट डे एम हमील हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। वो कुछ न्यू कॉपीज़ लाए थे एम हमील, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग भी लिखा था। फ्रांस एल्सेस, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम। और वो बुक इस तरह से लग रहे थे जो हर तरह क्लासरूम में फ्लैग की तरह, झंडे की तरह लग रहा था। क्लासरूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, जो सारी तरफ मतलब कि झालर जैसी लगी हुई थी सभी तरफ, है ना। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। अब ये सबसे नज़र हटाकर वो ध्यान ये भी देते हैं कि सारे लोग अच्छे से सभी अपना काम बहुत शांत से कर रहे हैं। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, जो पेन से लिखने की स्क्रैचिंग की आवाज़ आती हैं, वही बस आवाज़ आ रही है। वंस सम बेटल्स फ्लू इन, एक बेटल्स मतलब कि किट कह सकते हैं जो उड़ के आ जाता है। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, कोई भी उस बर्ड पर कोई मतलब कि जो किट उड़ के आता है कोई अटेंशन नहीं देते। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, मतलब कोई भी एक भी व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता। हु वर राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मतलब कि जो बच्चे वहाँ पर फिश हुक्स पर बनाने का काम कुछ कर रहे थे, वो भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे थे। एज इफ़ दैट वाज द फ्रेंच टू, तो सभी अपने लैंग्वेज पर ही ध्यान दे रहे थे।
On the roof the pigeon cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon? जब यानी कि ये सब से फिर वो देखते हैं कि रूफ पर, छत पर पिजियन कुक करके आवाज़ कर रही थी बहुत ही कम साउंड में। तो मैं यानी कि मुझे मन में ख्याल आता है, क्या अब जर्मन के लोग पिजियन को भी बोलना या कुक करना सिखा देंगे दूसरे भाषा में? ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि जब इंसान खुद दिल से कनेक्ट रहता है तो अपनी लैंग्वेजेज बोलता है। और मतलब कि इंसान को फिज़िकली तो किसी का गुलाम बनाया जा सकता है, पर मेंटली नहीं बनाया जा सकता। कि हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो हमारी सोच में ही रहता है और हम वो सोच सकते हैं आज़ादी पूर्वक। लेकिन जो फिज़िकल चीज़ है, कोई दबाव पूर्वक हमारे सोच को बदलाव दे सके, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी सोच पर कोई वो नहीं होती है, मतलब कि कोई गुलाम हमको सोच से नहीं बना सकता है, हमको फिज़िकल ही बना सकता है। तो वही बात है कि वहाँ पिजियन जब कुक कर रही थी तो वो फ्रेंच जो है सोचते हैं कि ये क्या पिजियन को भी अब जर्मन लैंग्वेज में बोलना सिखा देंगे, यानी कि सोचना सिखा देंगे क्या हमें भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamil sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब ये सब मैं सोच रहा था तो देखता हूँ, यानी कि ये सब सोचने के बाद जब वो अपनी नज़र उठा के देखते हैं लिखने से नज़र हटाकर, तो देखते हैं कि मोशनलेस, मतलब कि बिना कोई उत्साह के और ऐसी दुखी मन से एम हमील टीचर बैठे हुए। देन एंड ग्लेजिंग, मतलब कि नज़र डाल रहे हैं बैठे हुए चेयर पर। फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर थिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ों पर नज़र डाल रहे हैं। एज इफ़ ही वांट टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग्स लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम। ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ें देखकर समझ रहे थे कि क्या चीज़ें हो रही, क्या क्या चीज़ें क्लास में हैं, और उस सभी चीज़ को अपने माइंड थॉट में रखना चाह रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। क्यों ना हो, सभी चीज़ों को क्यों ना ध्यान से देखें, क्योंकि उन्होंने 40 years इन्हीं क्लासरूम को देखकर टाइम दिया है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और गार्डन के बाहर भी, जो इनके क्लासरूम के बाहर था। तो जो गार्डन के बाहर उनकी क्लास थी वो आज भी मतलब कि वैसे ही की वैसी है जैसे कि 40 years पहले थी। मतलब कि जो रूम है और रूम के की खिड़की के बाहर जो गार्डन है सब वैसे ही है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows of the roof. मतलब कि सिर्फ क्या क्या चीज़ें बदली हैं, डेस्क बेंच जो कि पहले से स्मूथ हो गई हैं, बार बार उठने बैठने से स्मूथ हो जाती है, क्योंकि बेंच और डेस्क वही चेंज हुआ है। और क्या चेंज हुआ है साथ में, वॉलनट ट्री, एक वॉलनट की ट्री है जो कि छोटे था, अब गार्डन के बाहर काफ़ी लंबा ऊंचा हो गया। और हॉप वाइन एक लतेदार पेड़ है जो कि चढ़ते हुए ट्वाइंड अबाउट द विंडो से होते हुए वह रूफ तक छत तक चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। ये सब छोड़ते हुए एम हमील को काफ़ी दुख लग रहा था कि वो कैसे छोड़ेंगे सब चीज़। टू हियर his sister moving about in the room above packing their trunks। अब उसकी सिस्टर, जो एम हमील की सिस्टर थी, वो पैकिंग कर रही थी सब सामान वगैरह, क्योंकि उनको कल जाना था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और मगर उनके पास इतना साहस था कि वो सारी लेसन, सारी चीज़ें को पढ़ रहे थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इसके बाद राइटिंग के बाद उनके पास हिस्ट्री पढ़ने का पढ़ाई की है। एंड देन द बेबीज चैंट देयर बाबा भी, मतलब कि कुछ यानी कि बच्चे लोग फिर इसके बाद पोएम वगैरह कुछ बोलते हैं वो बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउंसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्ड हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड।
जो हॉन्जर थे वो भी स्पेक्ट्रल से मतलब अपने चश्मे से प्राइमर की वो पोएम की बुक थी उनको अपने हाथ में रखकर उसके स्पेलिंग वगैरह लेटर्स पढ़ रहे थे, मतलब कि पढ़ रहे थे उस बुक को. यू कुड सी दैट he too was carrying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. ये सब देखकर मतलब कि काफ़ी लेटर वगैरह जो पढ़ रहे थे, काफ़ी वॉइस उनकी जो थी रुआसी टाइप का था, मतलब कि रोंधुन टाइप के बोलते हुए जो काँप जाते हैं वो काँपने की जैसी आवाज़ें आती हैं और बहुत दुखी स्वर में बोलते हैं. एंड इट वॉज फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और ये सब देखकर ऐसा मन में लग रहा था कि हम हंसे या रोए, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. और ये क्या कि हमेशा उनको याद रहेगा कि ये लास्ट लेसन है. इस वीडियो में इतना ही करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा जो पार्ट है उसको कवर करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने का. थैंक यू.